हमारा है 43। जो कंसेप्ट आज स्टडी करने जा रहे हैं हम वो एप्लीकेशन है कोड ऑफ एथिक्स की। कल के लेक्चर में हमने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच को डिस्कस कर लिया था। अब हम ऑनवर्ड जो आगे हमारे 2-3 लेक्चर्स हैं इनमें इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच की डिफरेंट सिचुएशंस में। और हमने कल बातों बातों में कुछ सिचुएशन डिस्कस भी की थी, 3 सिचुएशन शायद डिस्कस की थी हमने, और आपको रीडिंग असाइनमेंट मैंने दी थी जो कि बेसिकली आपने याद भी करनी है साथ साथ। ठीक है, हाँ, इसकी केस स्टडी में अभी साथ साथ आपको नहीं दे रहा, मैं चाह रहा हूँ आप इसको याद कर लें। याद करने के बाद जब तकरीबन 60-70% कवरेज हो जाएगी उसके बाद आपको केस स्टडी की तरफ लेके चलूंगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा केस स्टडी इसका छापा है, एग्जैक्ट आपने रिप्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी तकरीबन छापा होगा, यानी आपने सिर्फ ये डिसाइड करना है कि ये केस हमने पढ़ा है तो लिस्ट में कौन से वाला केस है, लोन वाला केस है, शेयर्स वाला केस है, कौन से वाला केस है। और जो केस मैच हो गया उसके बाद जो थ्रेट है वो भी एज इट इज, जो सेफगार्ड है वो भी एज इट इज, इवैल्यूएशन भी एज इट इज। ठीक है, हाँ, कभी कभार अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमने नहीं पढ़ा हुआ तो उसमें अपनी जजमेंट अप्लाई करनी होगी हमने, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स हमें जजमेंट अप्लाई करने की इजाजत है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसकी जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। लेकिन बहरहाल हम तैयार हैं, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद हमें अंदाजा हो गया होगा कि किस सिचुएशन में कौन सा थ्रेट क्रिएट होता है और हमने इसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है। क्लियर? तो कल हमने, मैं थोड़ी क्विक रिवीजन करना चाह रहा हूँ, कल हमने स्टडी किया था कौन सी पहली रीडिंग असाइनमेंट ने कौन सी सिचुएशन दी थी आपको? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? 5। नहीं, जिससे पूछ रहा हूं वो बताए कौन कौन से? इंटेग्रिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। जी मेरे भाई, थ्रेट्स बताइए। थ्रेट्स कितने थ्रेट्स हैं? कोड ऑफ एथिक्स 5 थ्रेट डिस्कस करता है। कौन कौन से? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट। ये 5 थ्रेट डिस्कस होते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? अपने काम को खुद चेक करना। ये कौन समझा गया आपको? मैंने तो नहीं बताया। सेल्फ इंटरेस्ट पूछ रहा हूं, सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? जब फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो ऑडिटर और क्लाइंट का आपस में कोई पैसों का लेन देन हो। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं सेल्फ इंटरेस्ट रेट की? लोन, फीस, शेयर्स। ठीक है, इतना काफी है। इसके बाद सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ये क्या होता है? अपना किया हुआ काम सब्सिक्वेंटली खुद चेक करना कि वो ठीक है कि नहीं। सेल्फ रिव्यू थ्रेट की एग्जांपल क्या है? कोई एक एग्जांपल दे दीजिए कि हमने क्लाइंट के बिहाफ पे उसकी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या उसका कोई पार्ट प्रिपेयर किया है और उसके ऊपर सब्सिक्वेंटली हम ओपिनियन दे रहे हैं कि वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, यानी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमने प्रिपेयर की और बाद में उसका ऑडिट भी हम कर रहे हैं, तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। फिर नेक्स्ट जी, नेक्स्ट कौन से वाला थ्रेट था? फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट क्या होता है? जब कोई फैमिली या रिलेशनशिप हो ऑडिटर और क्लाइंट की मैनेजमेंट के दरमियान में। इसकी एग्जांपल क्या है? फैमिली, ये फेमिलियरिटी थ्रेट की एग्जांपल क्या है? जब कोई फैमिली मेंबर क्लाइंट में, कोई भी फैमिली मेंबर क्लाइंट में किसी पोजीशन पे काम कर रहा हो। ठीक है, अच्छा, फैमिली मेंबर जो है वो, वैसे आपको एडिशनल पॉइंट बता दूं, 3 तरह के कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस करता है। आपने वो देखा होगा, बात कहता है क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप, थ्रेट्स को वैल्यू। इसमें क्लोजनेस से क्या मुराद? वो 3 तरह के फैमिली, एक कहते हैं इमीडिएट फैमिली मेंबर, एक है क्लोज फैमिली मेंबर, एक है क्लोज रिलेटिव। इमीडिएट फैमिली मेंबर कौन है? स्पाउस, माइनर चाइल्ड वगैरह। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स माइनर चाइल्ड को डिपेंडेंट चाइल्ड कहता है। ठीक है, स्पाउस, माइनर चाइल्ड या डिपेंडेंट चाइल्ड, ये किस कैटेगरी में आते हैं? इमीडिएट फैमिली मेंबर। और जो पेरेंट्स है और सिबलिंग्स हैं और इंडिपेंडेंट चाइल्ड है, इंडिपेंडेंट चाइल्ड है, वो किस कैटेगरी में आएंगे? क्लोज फैमिली मेंबर में, क्लोज फैमिली मेंबर में। और जो इसके अलावा बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं, इवन फ्रेंड्स भी, हाँ जी, चाचा मामा वगैरह सारे, वो सारे क्लोज रिलेटिव में आते हैं। तो तीन टाइप्स ऑफ रिलेटिव रिलेशनशिप बताता है कोड ऑफ एथिक्स। इमीडिएट फैमिली मेंबर, क्लोज रिलेटिव। और कहता है थ्रेट सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा अगर इमीडिएट फैमिली मेंबर, और सबसे कम होगा अगर क्लोज रिलेटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स थे वैल्यूएशन के। फिर इसके बाद हमने एडवोकेसी थ्रेट पढ़ा, इंटिमिडेशन थ्रेट। और इंटिमिडेशन थ्रेट क्या है? जब क्लाइंट हमें अनड्यू इन्फ्लुएंस या प्रेशर के जरिए से ऑब्जेक्टिवली काम करने से रोके। और एडवोकेसी थ्रेट क्या है? जब हम थर्ड पार्टीज के सामने जाके अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन कॉम्प्रोमाइज करते हुए
प्रमोट करें उसे। जैसे किसी कोर्ट में कोई केस लड़े तो जज के सामने हम अपने क्लाइंट का ओपिनियन प्रमोट करेंगे, अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन छोड़ देंगे। ये हमारे थ्रेड्स थे और उनकी एग्जांपल। फिर हमने वन बाय वन इनको डिस्कशन स्टार्ट की थी। कल हमने 3 सिचुएशन डिस्कस की थी और वो 3 सिचुएशन में पहली सिचुएशन कौन सी थी? होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट। वो जो एंड में मेरे भाई बैठे हैं, एंड वाले भाई, हाँ जी, होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट की एग्जांपल क्या है? शेयर्स। फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? शेयर्स। अगर हमारे किसी टीम मेंबर के पास क्लाइंट के शेयर्स हैं, थ्रेट्स बताइए, थ्रेट बताइए। अगर मटेरियल इमटेरियल नहीं, थ्रेट बता दे। थ्रेट सबसे पहले हमने बताना है। थ्रेट छोटा है कि बड़ा है वो बाद में बताएंगे, इवैल्यूएशन बाद में होगी। पहले थ्रेट आइडेंटिफाई करें। इस सिचुएशन में कौन सा थ्रेट राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है। इसकी सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? हमारा टीम मेंबर है, उसकी फर्म में क्या पोजीशन है, और सिग्निफिकेंस यानी मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, और नंबर ऑफ शेयर से हमारा सिग्निफिकेंस है। अच्छा चलिए ठीक है। और इसके सेफगार्ड्स क्या होंगे? जी सेफगार्ड बताइए, आप बताइए सेफगार्ड क्या होंगे? सबसे पहले नोटिफाई करना। अच्छा किसको नोटिफाई करना चाहिए? फर्म को। फर्म इंडिविजुअल को नोटिफाई करे कि आपके पास शेयर्स हैं। इंडिविजुअल फर्म को नोटिफाई करेगा, इंडिविजुअल फर्म को नोटिफाई करेगा। और उसके बाद शेयर्स को डिस्पोज कर देना चाहिए, और अगर वो डिस्पोज नहीं करता तो टीम से रिमूव कर देना। और क्या करें? एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को अपॉइंट करें, रिव्यूअर अपॉइंट करें। अच्छा इसके बाद दूसरी सिचुएशन कौन सी थी? लोन। लोन अगर हमने क्लाइंट को दिया है, लिया नहीं है, क्लाइंट को। अच्छा लोन से थ्रेट कौन सा राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट। इंटिमिडेशन थ्रेट नहीं राइज होता। फैमिली रिलेशनशिप में तो इंटिमिडेशन राइज हो सकता है, लोन में इंटिमिडेशन राइज। फैमिली रिलेशनशिप में तो इंटिमिडेशन राइज हो सकता है, लोन में इंटिमिडेशन राइज। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर लोन में इंटिमिडेशन नहीं राइज होता। फैमिली में इंटिमिडेशन राइज हो सकता है, लोन के केस में इंटिमिडेशन राइज नहीं होता। ठीक है, तो लोन के केस में कौन सा थ्रेट राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अगर क्लाइंट को लोन हमने दिया है तो कोई प्रॉब्लम है? अगर इमटेरियल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मटेरियल है तो फिर सिग्निफिकेंट है। अच्छा आगे उसने डिस्कस नहीं किया, लेकिन यहीं पे क्या कि मेरा बात खत्म कर देता है। लेकिन अगर लोन मटेरियल हो, आप जजमेंट अप्लाई कीजिए। सेल्फ इंटरेस्ट रेट तो ऊपर बता दिया हमने, लोन मटेरियल रीपे कर दे, रीपे कर दे और रिव्यूअर को अपॉइंट कर दे। चले अब अगर लोन, अब अगला केस, अगर लोन लिया है, अगर ये डिपेंड करता है लिया किससे है। अगर बैंक से लिया तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नॉर्मल लैंडिंग प्रोसीजर के जरिए से नॉर्मल मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे लिया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन से हट के लिया है तो प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे? लोन को रीपे कर देना चाहिए या रिव्यूअर को अपॉइंट कर देना। और अगर लोन किसी ऐसे क्लाइंट से लिया है जो बैंक नहीं है, तबाही। बिल्कुल, या तो रीपे करें, नहीं कर सकते तो विड्रॉ कर दे। कोड ऑफ एथिक्स इसकी इजाजत नहीं देता। इसमें देखें कहीं रिव्यूअर अपॉइंट करने वाली बात तो नहीं है जी? इसमें रिव्यूअर करने वाली, रिव्यूअर तो ये क्यों क्या लिखी हुई है इसमें भी? हाँ क्योंकि इसमें इजाजत ही नहीं देता ना, इसमें इजाजत ही नहीं देता। वो कहता है आपने लोन लेना ही नहीं है ऐसे क्लाइंट से, ऑडिट क्लाइंट से जो नॉन बैंक, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जी। हाँ आप देखें अगर लोन लिया हुआ है ना तो आप उसको रीपे कर दें। अगर रीपे कर देते हैं उसके बाद एंगेजमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, बंदा रिमूव कर दे अगर उसने। लेकिन यहाँ पे अगर फर्म ने लोन लिया, अगर तो यहाँ पे आप केस स्टडी पे डिपेंड करें, केस स्टडी में कुछ भी कह सकते हैं। अगर वो केस स्टडी में कहता है कि बैंक नहीं है, कोई और क्लाइंट है, उससे इंडिविजुअल ने लोन लिया है, क्या कहेंगे आप? क्या करें? लोन को रीपे कर दे या इंडिविजुअल को रिमूव कर दे। इधर जो लिखा हुआ है वो नहीं बता रहा मैं, इसमें उसने दोनों को इकट्ठा बता दिया ना, इंडिविजुअल और मैं दोनों को अलग-अलग करके डिस्कस कर रहा हूँ। केस स्टडी में तो वो एक ही बात करेगा ना, यहाँ कहेगा फर्म ने लोन लिया, यहाँ कहेगा इंडिविजुअल ने लोन लिया है। तो आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, उधर तो दोनों आपने एक ही लाइन में लिखे थे। तो मैं सिर्फ उनको अलग करके यूं समझ लीजिए एक ही कंसेप्ट को 2 दफा समझाने लगा हूँ। तो पहले मुझे करने दें, फिर उसके बाद बता दीजिएगा उधर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। ठीक है मेरे भाई? साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू चल रहा होता है। तो भाई पहले एंगेजमेंट तो खत्म होने दे,
बाद में करना। अच्छा चल, अच्छा नहीं, जिसमें थ्रेट हो उस एंगेजमेंट का खत्म हो जाने बेहतर है। तो अब सुन लीजिए, अगर लोन लिया है इंडिविजुअल ने, ठीक है, और किससे लिया है? नॉन। अगर बैंक से लिया होता हम कहते अच्छा यार ज्यादा अमाउंट तो नहीं है, मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे है, ओके, लेकिन बैंक से नहीं, नॉन बैंक से लिया हुआ, कोड इसकी इजाजत नहीं देता। क्या करना है? स्टेप नंबर 1 तरतीब से चलते हैं। उसे कहे भाई लोन रीपे कर दो, रीपे कर दे तो ठीक है, उससे पहले का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा लेंगे। नहीं रीपे करता तो क्या करेंगे? रिमूव कर दें और उसके काम का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा लें, इंडिपेंडेंट रिव्यूअर पॉइंट करके। ये तो है इंडिविजुअल का केस। अगर फर्म ने लोन लिया हुआ, फर्म ने लोन तो रीपे ही करना पड़ेगा। अब इसमें रिमूव की ऑप्शन नहीं है, विड्रॉ की ऑप्शन, बिल्कुल, फिर विड्रॉ करना पड़ेगा जी। नॉन बैंक में आगे उसने बताया होगा ना उसका थ्रेट, लोन शैल ओनली अगर इमटेरियल है तो कर सकते हैं। तो इमटेरियल है भाई, मटेरियल नहीं है, वो इमटेरियल है। इमटेरियल लोन है तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, मटेरियल है तो नहीं कर सकते। वो भाई इमटेरियल को तो आपको पता है ना, इमटेरियल के तो हम इग्नोर ही कर देते हैं ना, इमटेरियल के ऊपर तो हम मॉडिफिकेशन भी नहीं करते होते रिपोर्ट में, ठीक है। इमटेरियल है, आप ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई 100-200 रुपया आप उधार ले लें, इमटेरियल में प्रॉब्लम नहीं, मटेरियल लोन नहीं ले सकते। अब बैंक से ले सकते हैं आप दोनों। दोबारा अच्छा, अब ना मुझे आपने डिस्टर्ब नहीं करना, पहले मैं सारी कहानी सुना दूं, फिर उसके बाद लोन का केस है। सबसे पहले देखना है लोन लिया कि दिया। लोन अगर दिया तो वो कहता है इमटेरियल है तो कोई इशू नहीं, ओके, यहां पे बताएं। अब लोन लिया की तरफ आऊं। लोन लिया हो अगर क्लाइंट से तो कहता है इसके 2 हिस्से होंगे आगे, कि क्लाइंट बैंक था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। चूंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम ही यही है, इसलिए इससे लोन लिया जा सकता है, ठीक है, लोन लिया जा सकता है, मटेरियल अमाउंट का लोन भी लिया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्मल हो, नॉर्मल लैंडिंग प्रोसीजर्स हो। लेकिन एहतियातन चूंकि इसमें भी कोई ना कोई किसी हद तक तो थ्रेट राइज हो रहा है ना, तो वो कह रहा है कि आप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वगैरह करवा लें इंडिपेंडेंट रिव्यूअर को पॉइंट करके। यहां तक ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आखिरी पॉइंट कौन सा आ गया कि जब नॉन बैंक, हाँ नॉन बैंक टेक्सटाइल कंपनी थे, ठीक है, छुट्टी का टाइम हुआ, उनकी गाड़ी निकल गई, वो गाड़ी हमें साथ में लाहौर लेके आती थी। बाजू का ऐसा प्रैक्टिकली हमारे साथ भी होता था कि लाहौर से बाहर हेड ऑफिस है या दूर है, तो कंपनी की कन्वेंस होती थी, वो हमें पिक करती थी, वापस ड्रॉप कर देते थे लाहौर में। तो उस दिन हम लेट सीटिंग कर रहे थे, वो निकल गए। अब घर जाने का किराया नहीं, क्या हम क्लाइंट से उधार ले सकते हैं? क्लाइंट से उधार ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, हालांकि बैंक नहीं है फिर भी ले सकते हैं, इमटेरियल अमाउंट है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मटेरियल अमाउंट का लोन ले क्लाइंट से तो इसका मतलब है क्लाइंट ने हमें हट के फेवर दिया। इस सिचुएशन में कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देता। अच्छा, जब मैं ये कहता हूं कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं कि वो ले नहीं सकते। अगर ले लेते हैं तो कोर्ट कहेगा रीपे कर दो, रीपे कर दो, रीपे नहीं तो ऐसे बंदे को रिमूव कर दो, ठीक है, ऐसे बंदे को रिमूव कर दो अगर उसने लोन लिया हुआ मटेरियल अमाउंट का। और अगर लोन इंडिविजुअल ने नहीं फर्म ने लिया हुआ है तो फिर रिमूवल की ऑप्शन नहीं है, फिर विड्रॉ की ऑप्शन है। अगर वो रीपे कर दे फिर नहीं होगा, जाहिर है फिर तो थ्रेट ही खत्म हो गया ना। लेकिन उसने जो पिछला काम किया होगा उसको रिव्यू करवाना पड़ेगा रीपेमेंट से पहले, ठीक है। तो पहले मैं कुछ और समझा गया था, आप इमटेरियल पे फंस गए थे, कोई बात नहीं, अब निकल गए, बस ठीक है। कोई इशू है किसी को तो अभी भी पूछ ले। अगर फर्म ने, उनका ये क्वेश्चन है सर, जो पहला केस था फर्म ने क्लाइंट को लोन दिया है तो उसमें कोई थ्रेट अराइज होता है? एग्जाम में याद रखे तरतीब होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। सबसे पहले हमने थ्रेट लिखना होता है, उसके बाद इवैल्यूएशन, उसके बाद से ये तरतीब फॉलो करना लाजमी है, पहले थ्रेट फिर वैल्यूएशन। तो इसीलिए अगर क्लाइंट को हमने लोन दिया है सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ये लाजमी लिखना है। बाद में ये लिखेंगे इमटेरियल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सुनो, बात कहते हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थ्रेट क्यों लिखा है? थ्रेट क्यों? वो तरतीब है कि अगर होता तो फिर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इस सिचुएशन में नॉर्मली राइज होता है। वो तो हमने सिग्निफिकेंस को देखा, जब तो हमें पता ये इनसिग्निफिकेंस है, इसके ऊपर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं। तो याद रखिए अगर किसी केस में कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं भी होगी ना,
वो तो हमें सिग्निफिकेंस को डिस्कस करने के बाद पता चला होगा कि यार ये इनसिग्निफिकेंट सा इशू है, इसके ऊपर कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, तो बाद में पता चला होगा। लेकिन उसके ऊपर भी थ्रेट डिस्कस करना है, तो कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी की तरतीब आपने फॉलो करनी है। थ्रेट, वैल्यूएशन, कुछ सेफगार्ड में अगर आके ये कह भी देना कि छोटा मोटा मसला है, कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं, अगर किसी में कह भी दे तो याद रखें थ्रेट आपने फिर भी लिखना है, थ्रेट फिर भी लिखना है। क्लियर हो गया? क्योंकि तरतीब से चलेंगे हम। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की जस्टिफिकेशन पूछ रहे हैं कि क्यों अराइज होता है, क्योंकि फाइनेंस पैसे इन्वॉल्व होते हैं और कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि जहां कहीं पैसों की इन्वॉल्वमेंट होगी ना, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाएगा। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हमें रिकवरी एक्सपेक्टेड ना हो, हम कहते हैं यार उस बंदे को लोन दिया हुआ है, गुस्सा करके वो भाग ही ना जाए, शायद हाँ इस वजह शायद उसने कोड ऑफ एथिक्स जस्टिफिकेशन नहीं देता। और नॉर्मली आईकैप के ऐसी सोल्यूशन में भी जस्टिफिकेशन नहीं होती, वो सिर्फ ये बता रहा होता है कि थ्रेट है। आप देखें, आप पढ़े, जहां कहीं भी सिचुएशन है वहां पे ये तो लिखा होगा लोन से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होता है, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन नहीं आगे दी होगी। वो मैं ज़बानी कलामी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको एक तो कंसेप्ट समझने में आसानी हो और दूसरा अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में लिख सके, लेकिन वो जस्टिफिकेशन लाजमी नहीं है। ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स में भी उसने जस्टिफिकेशन नहीं दी हुई, सिर्फ थ्रेट्स दिए हुए कि इस सिचुएशन में ये थ्रेट क्रिएट होता। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? हाँ, मैंने कहा था लोन के केस में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आएगा, इंटिमिडेशन नहीं आएगा। इंटिमिडेशन लोन के केस में, फैमिली के केस में आ सकता है। हाँ बिल्कुल, मैंने ये बात कही थी। अगर वो क्या वो ऐसे कह सकता है क्लाइंट कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करो वरना हमारा लोन वापस करो, अगर वो केस स्टडी में ऐसा कह देना तो ये सिचुएशन कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कस नहीं हुई। इसमें क्या करेंगे और जजमेंट क्या कहती है, उस सूरत में लिख देंगे इंटिमिडेशन थ्रेट, वरना नॉर्मली नहीं। नॉर्मल हम स्टैंडर्ड सिचुएशन ही फॉलो करते हैं जो लिखी हुई है। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? डिबेंचर्स वगैरह लोन में कवर होते हैं, बिल्कुल वो लोन की एक टाइप है, डिबेंचर भी लोन की एक टाइप है। इंटिमिडेशन कैसे, वो उन्होंने सिचुएशन ऐड की है कि अगर उसने धमकी दे दी कि हमारी मर्जी की रिपोर्ट दे वरना हम अपना लोन वापस, अगर क्वेश्चन में कह दिया ना उसने धमकी दे दी है तो फिर थ्रेट अराइज हो जाए इंटिमिडेट। आप इसके साथ सेल्फ इंटरेस्ट लिखना है वो भी लिख लें, वो भी दोनों लिख लें, दोनों लिख, खुली छुट्टी दोनों लिख। क्यों खुली छुट्टी दे रहा हूँ? क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स में हमारी जजमेंट है, लेकिन सारे थ्रेट नहीं लिखने। कुछ स्टूडेंट करते हैं ओवर थिंकिंग करके जितना ज्यादा सोचेंगे ना किसी भी सिचुएशन पे उसकी शाहें निकलती आएंगी। अच्छा इसमें अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए तो क्या, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा सारे हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जितनी सिचुएशन दी है हमने उसी के मुताबिक थ्रेट लिखने हैं। हाँ जी, जो पूछे हैं वो सारे लिखने हैं, लेकिन सारे नहीं लिखने। इसी को मैंने ऐसे कहा था, रेलिवेंट वाले सारे लिखने हैं, रेलिवेंट वाले सारे लिखने, सारे वाले सारे नहीं लिखने। ठीक है जी? जी क्लाइंट में हमारा कोई फैमिली मेंबर एम्प्लॉय करेगा तो उसको अगर क्लाइंट कहेंगे इसको प्रमोट कर देंगे तो ये एक किस्म का वो फायदा ले रहे, तो इसको हम फेमिलियरिटी थ्रेट में देंगे या सेल्फ इंटरेस्ट? क्लाइंट में हमारा कोई फैमिली मेंबर काम कर रहा है, क्लाइंट में हमारा फैमिली मेंबर काम कर रहा है, कौन कौन सा थ्रेट राइज होता है? फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। याद किया मैं? 3 थे ना? बिल्कुल। अगर क्वेश्चन में वो कहे कि क्लाइंट उसको कह रहा है कि हम इसको प्रमोट कर देंगे तो जाहिर है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी है, बिल्कुल फेमिलियरिटी थ्रेट भी है। वो तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, उसमें एडिशनल बताने की जरूरत तो नहीं है। ये तो उसकी ऑफर से सिर्फ जो हमारा ऑलरेडी थ्रेट था उसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी ज्यादा हो गई। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो नॉर्मली भी था, नॉर्मली जब उसने कहा कि इसको प्रमोट कर देंगे तो थ्रेट वही रहा कि सिग्निफिकेंस बढ़ गई, तो थ्रेट वही रखेंगे हम जो पहले नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं। जब हमारा क्लाइंट, हाँ फाइनेंस की इन्वॉल्वमेंट है ना, बिल्कुल है, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में कवर कर दिया हमने उसको। फाइनेंस कैसे इन्वॉल्व? हाँ हमारा फैमिली, ये आपका क्वेश्चन हुआ ना, आप मुझे समझ आया। आप ये पूछना चाह रही है कि इसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कैसे अराइज होता है जब हमारा फैमिली मेरे क्लाइंट पे काम कर रहा होता है। अच्छा, और वो प्रमोट किया जाए, दोनों में एक ही आंसर है दोनों का। वो सैलरी लेगा उधर से, सैलरी पैसों का मामला है जी। नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन आपने कहा, ओवर थिंकिंग मैं नहीं कर रहा। मैं एक्सप्लेन, ओवर थिंकिंग की वजह से मैं इररिलेवेंट चीजें जब मैं कहता हूँ ना ओवर थिंकिंग ना करें, इसका मतलब ये होता है इररिलेवेंट चीजों में ना पड़ जाएं आप,
वरना अगर आप मुझे किसी एक कंसेप्ट को 10 दफा कहेंगे ना सर ऐसे समझ नहीं आया, तो मैं एग्जांपल बताता, 10 एग्जांपल बदलता जाऊंगा। वो ओवर थिंकिंग नहीं है, मैं ओवर थिंकिंग की एक्सेप्शन हूँ। टीचर को ओवर थिंकिंग करनी पड़ती है ना, 10 मिसालें देके देखना पड़ता है कौन सी सबसे आसान है वो देनी, और फिर बाकी भी याद रखनी पड़ती है। किसी को इसे टीचर के लिए ओवर थिंकिंग अलाउड, आपके लिए नहीं है। तो जो पैसे होते हैं ना, उससे पैसे उसको वो हमारे घर में ही आ रहे हैं ना, हमारे घर में ही आ रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो इसीलिए सेल्फ इंटरेस्ट राइज हो गया। यहाँ पे कितने देखें, एक सिचुएशन में से कह दिया हमारा फैमिली मेंबर क्लाइंट पे काम कर रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट लिखे, फेमिलियरिटी थ्रेट लिखे, इंटिमिडेशन थ्रेट लिखे, तो तीनों लिख दें। उसने कहा नहीं है, याद नहीं ना किया, पढ़ भी कहीं नहीं आए ये भाई, पढ़ नहीं ना पढ़ के आए। एक मिनट है, पढ़ के आए हैं कि नहीं? ये सिचुएशन पढ़ के आए हैं फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप वाली। कितने थ्रेट होते हैं इसमें, कौन कौन से? तो जब उसे क्वेश्चन में कह दिया फैमिली इन्वॉल्व है, तीनों लिख देंगे। अब भाई अच्छा सुन ले भाई, सुन ले मैं सुन ले। अच्छा आपको ये यकीन नहीं होता कि शायद मैं आपके पूछे बगैर अगर कोई जवाब दे दूं तो उसमें आपके सवाल का जवाब ही हो? आप कहते हैं नहीं नहीं उसने पूछा है ना तो उसी के सवाल का जवाब है, मेरा नहीं है, मैं फटाफट पूछ लूं। ऐसा मुझे बताए बगैर सर घर ना चले जाए। रुको जरा, सिचुएशन हमने मैच करनी है एग्जाम में, सिचुएशन मैच करनी है। थ्रेट्स भी सिचुएशन के लिहाज से होते हैं, सेफगार्ड भी सिचुएशन के लिहाज से होते हैं। लिखें इसको, थ्रेट भी सिचुएशन के लिहाज से होते हैं, सेफगार्ड भी सिचुएशन के लिहाज से होते हैं। थ्रेट भी सिचुएशन के लिहाज से होते हैं, सेफगार्ड भी सिचुएशन के लिहाज से होते हैं। भाई लिख ले। और जिस तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे नहीं लिखा जाता। थ्रेट भी सिचुएशन के लिहाज से होते हैं, सेफगार्ड भी सिचुएशन के लिहाज से होते हैं। ऐसी जगह पे लिखें कि उसके बाद जिंदगी में कभी उसमें नजर ना पड़े। और गलत नहीं बता रहा, वो ऐसे ही कर रहे हैं भाई। फ्रंट पेज पे लिखें, क्या लिखा था? थ्रेट भी सिचुएशन के लिहाज से होते हैं, सेफगार्ड भी सिचुएशन के लिहाज से होते हैं। इसका मतलब क्या है? एग्जाम में आपने सिचुएशन मैच करनी है। सिचुएशन मैच अगर सिचुएशन वो ही है जो डिस्कस हुई है, फिर जजमेंट अप्लाई नहीं करनी। जितने थ्रेट लिखे हैं सारे छाप दें, जितने थ्रेट लिखे हैं उस सिचुएशन में लिखे हैं वो सारे छाप दें। कॉन्सेप्ट गलत करवा रहा है क्या? फिर से बताना पड़ेगा। थ्रेट्स भी सिचुएशन के लिहाज से होते हैं, सेफगार्ड भी सिचुएशन के लिहाज से होते हैं। एग्जाम क्वेश्चन में सिर्फ सिचुएशन मैच करनी है। अगर सिचुएशन मैच हो गई, जजमेंट अप्लाई नहीं करनी, वही थ्रेट छाप दें, फैक्टर्स छापें सीखने और सेफगार्ड छापें। ठीक है, समझ आ जाए तो अच्छी बात, ना समझ आ जाए फिर भी छापें। किसी कुछ सिचुएशन में कहते हैं स्टूडेंट, कुछ को एक सेट समझ आ जाता है, कुछ को नहीं आता। कहता है सर सेल्फ इंटरेस्ट समझ आ गया, फेमिलियरिटी में फेमिलियरिटी थ्रेट समझ, फैमिली रिलेशनशिप फेमिलियरिटी थ्रेट समझ आ गया, सेल्फ इंटरेस्ट समझ आ गया, इंटिमिडेशन कैसे राइज होता है ये समझाए। मैं समझा भी दूंगा, समझ आ जाए, ना समझ आए तो सर लोन वाले केस में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है, समझ आ गया, इंटिमिडेशन थ्रेट क्यों नहीं होता? समझा दूंगा पूछेंगे तो। लेकिन अगर समझ ना आए, क्योंकि जो सिचुएशन डिस्कस हुई है उस पर जजमेंट अप्लाई नहीं होते। जजमेंट का रूल होता है, हमेशा पूरी दुनिया में रूल है कि जजमेंट वहां पे अप्लाई होगी जो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। जो गिवन है इन्फॉर्मेशन कहीं पे लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करना। अब आप में से कुछ स्टूडेंट की मेरे से ठीक ठाक क्लास होगी, पूछे क्यों? इसकी होगी, इसकी। हाँ, पूछ क्यों? इसलिए कि आगे चल के जब हम सिचुएशन को मजीद डिस्कस कर रहे होंगे ना, ये कहेंगे सर ये सिचुएशन है, इसमें 3 थ्रेट है, 4 सेफगार्ड है। ठीक है, पहला सेफगार्ड पहले वाले थ्रेट के लिए है, दूसरा और तीसरा सेफगार्ड और ये दूसरे वाले के लिए है। तीसरे वाले के लिए कौन सा है? तीसरे वाले के लिए कौन सा? या कहेंगे सर पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, चौथे वाला किसके लिए है? तो याद रखिए थ्रेट्स और सेफगार्ड सिचुएशन के लिहाज से होते हैं। सेफगार्ड सिचुएशन के होते हैं, वो थ्रेट्स के साथ स्पेसिफिकली नहीं होते। यानी आपको ये नहीं कहा जाएगा लेफ्ट साइड पे थ्रेड लिखो, राइट साइड पे उसका सेफगार्ड लिखो, थ्रेड पहले थ्रेड का ये सेफगार्ड दूसरे, नहीं, ये तो वो हमारा ऑडिट कम्प्लेक्स हो जाएगा, वो 50 गुना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी आसान है नहीं, अभी मॉडरेट है। तो समझना क्या बता रहा हूँ? आपने थ्रेड्स को साथ साथ मिलाना नहीं है, कुछ जगहों पे मिलता है, कुछ पे नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो क्या लाइन लिखवाई?
आज के लेक्चर की सबसे अहम लाइन क्या? थ्रेट्स भी सिचुएशन के लिहाज से होते हैं, सेफगार्ड भी सिचुएशन के लिहाज से होते हैं। जिसने सेफगार्ड को कहा ना सर थ्रेट के लिहाज से समझाएं, और जिसने जो थ्रेट लिखे हुए हैं उसको समझ नहीं आया कोई एक आधा थ्रेट पूछ लें, लेकिन अपनी जजमेंट नहीं लगानी। ये ना हो कि सर मेरे ख्याल में चौथा भी थ्रेट आता है डाल देता हूं, मेरे ख्याल में 3 है ना इसमें एक अप्लाई नहीं होता निकाल देता हूं। नहीं, जो चीज लिखी हुई है स्टैंडर्ड में, कोड ऑफ एथिक्स में, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। समटाइम समझ आता है, समटाइम समझ नहीं आता। टैक्स पढ़ते हैं आप लोग? क्या रेट है कंपनीज के ऊपर? 25 क्यों नहीं है? हाँ बस वो ला, अच्छा ला में कह देते हैं, बस वो ला है ना। इधर कोड ऑफ एथिक्स में ऑडिट में नहीं सर समझाएं क्यों है, ये थ्रेट है तो है क्यों, और ये नहीं है तो क्यों नहीं है। इधर नहीं वो अप्रोच। हाँ आपके स्कोप में नहीं है बिल्कुल। तो हाँ ये सही लफ्ज़, एक्सप्लेन थ्रेट की जस्टिफिकेशन जानना आपके स्कोप में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा दूंगा ज़बानी कलामी, क्योंकि जस्टिफिकेशन जेहन में होगी तो याद भी रहेगा। ठीक है, जैसे हमारे जेहन में अब आ गया क्या लोन के केस में इंटिमिडेशन, लेकिन फैमिलियरिटी फैमिली रिलेशनशिप के केस में। ठीक है, और किसी ने टाइम ज़ाया करवाना हो? हाँ वो दोबारा समझा दो। और लोग कहते हैं टीचिंग बड़ी आसान काम है, दोबारा क्यों समझा दूं मेरे भाई? आप जरा फीस भी दोबारा दे दें। समझा दे, इसी काम के लिए तो समझा देता। फर्म ने क्लाइंट को लोन दिया, क्लाइंट को लोन दिया तो ये रूटीन नहीं है ना। जो चीज रूटीन में नहीं हो वो इमटेरियल हद तक अलाउड होती है, मटेरियल हद तक नहीं। तो फर्म ने क्लाइंट को लोन दिया, थोड़ी हट, पहले तो थ्रेट लिख लेंगे ना, सिग्निफिकेंस बाद में, सेल्फ इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद लिखेंगे चूंकि इमटेरियल है। अगर इमटेरियल है कोई इशू नहीं, अगर मटेरियल है तो फिर मसला है, फिर थ्रेट सिग्निफिकेंट है। और सेफगार्ड में क्या लिखेंगे? रिव्यू करवा लें। उसने नहीं लिखा रीपे कर दें या रिव्यू करवा लें, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रीपे कर दें और उसके काम का एप्रोप्रिएट रिव्यू पॉइंट करके। फर्म गलत काम, अभी थोड़ी देर पहले इसने पूछा था, उसकी रिकवरी के लिए आपने किसी बंदे को उधार दिया हुआ है, उसको खुश रखने की कोशिश करेंगे कि नहीं? क्यों भला? क्या भाग ना जाए वो? जिससे उधार लिया हुआ है उसको भी खुश रखने की कोशिश करेंगे, मांग ना ले, और जिसको दिया हुआ है उसको भी, क्यों भाग ना जाए। ये चीज समझनी थी, ये मैंने इसको पहले समझाई थी। हाँ जी, लेकिन कोई नहीं, वो तो इसका मसला था, आपका थोड़ी था, वो तो इसका सवाल था। ये तो हुआ ना लायक, पढ़ के नहीं आता जी। अच्छा और हाँ जी, हमने फैक्टर्स में सिर्फ फैक्टर्स बताने हैं, डिसीजन नहीं करना। हाँ तो हमने सिर्फ ये कहना कि सिग्निफिकेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियलिटी। ठीक है, फिर नीचे सेफगार्ड में लिख देंगे इफ लोन इज इमटेरियल नो इशू, इफ मटेरियल रीपे करो, रिव्यूअर करो, पॉइंट रिव्यूअर पॉइंट करो। फैमिलियरिटी थ्रेट में मैंने बताया सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है, फैमिलियरिटी थ्रेट भी होता है, इंटिमिडेशन भी होता है। सर यही मैं आपसे पहले पूछा था, आप बात से लगी कैसे ले? ये प्रमोशन वाला आपने पूछा था सर, आपकी मेहरबानी, कल आपने छुट्टी कर लेनी है ना। आई कैब ने कभी वो सवाल पूछा ना, कभी इंशाल्लाह पूछेगा वो वाला केस के अंदर घुस के। इस तरह के क्वेश्चन FR2 में, भाई FR2 के टीचर को पकड़ना हमारे स्कोप से बाहर है, मुझे बताया से बाहर है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर अगर एग्जाम में कहे हमारा रिलेटिव क्लाइंट पे काम कर रहा है और उसको क्लाइंट ने प्रमोशन देने का वादा किया है, तो थ्रेट कौन सा राइज होगा इस सिचुएशन में? यही पूछ रहे हैं, मैं बताता हूँ, यही पूछ रहे हैं। मैं एग्जाम में बैठ, मैं कहूँगा सिचुएशन कौन सी है? फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप की। मैच हो गई सिचुएशन, बाहर से तो नहीं उठाई उसने। इसमें थ्रेट कौन सा लिखे हुए थे? सेल्फ इंटरेस्ट लिख दूंगा, मैरिटी थ्रेट लिख दूंगा, इंटिमिडेशन थ्रेट लिख दूंगा। इंटिमिडेशन हमारा क्लाइंट पे एम्प्लॉय का, हमारा रिश्तेदार क्लाइंट पे काम कर रहा है। अगर सिर्फ क्लाइंट पे काम कर रहा हो तो 3 थ्रेट आते हैं। अगर वो क्लाइंट पे ही काम कर रहा है, ऊपर नीचे हो गया है, थ्रेट तो वही रहेंगे।
सिग्निफिकेंस बदलेगी ना। आपने कहा था पॉजिटिव है तो सेल्फ इंटरेस्ट, नेगेटिव है तो इंटिमिडेशन है, ये बात आपने कल भी की। मैंने बताया भाई वो समझाते हैं, वो फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट में एग्जांपल असल में होता पता क्या है, आप एक सिचुएशन को, क्लाइंट के पास ऑप्शंस होती हैं, वो अगर प्रमोट कर सकता है डिमोट भी कर सकता है। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि प्रमोट कर रहा है ना क्वेश्चन में, तो हम सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट इंटिमिडेशन की तरफ ना जाए, हालांकि जो प्रमोट करता है वो डिमोट भी कर सकता है। कोड ऑफ एथिक्स नहीं, कोड ऑफ एथिक्स ये पॉइंट ऑफ व्यू लेता है सिचुएशन में। 50 रुपए नहीं, इसको इसकी पूरी फीस दे। इतनी सेशन मैंने 7 के 8 9 सिचुएशन आज डिस्कस करनी थी, अब 5 डिस्कस होंगी। प्रमोशन प्रमोशन के बहुत से तरीके हैं, मेहनत करके करना है, सिफारिश करवा के प्रमोशन नहीं लेनी कभी। मेहनत करके प्रमोशन मिलती है मिले कोई बात नहीं, अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाले, सिफारिश कभी नहीं करवानी, मेहनत करके प्रमोशन। अच्छा अब चलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। अच्छा सेल्फ इंटरेस्ट रेट समझ आ गया ना। अच्छा हाफिज और एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को समझते हैं। मोबाइल पे एक होती है इनकमिंग कॉल, एक होती है आउटगोइंग कॉल, एक होती है मिस्ड कॉल, लेकिन आप ये सारे काम नहीं करते। आप कौन सा काम, SMS भूल गए, SMS 4 केस, 4 केस 4 एक दफा जब पुरानी बात अनलिमिटेड से बात याद आ गई, पुरानी बात है तो हमारे जमाने में अनलिमिटेड पैकेज होते थे, तो अनलिमिटेड पैकेज लगाया, वो अनलिमिटेड पैकेज भी खत्म हो गया। मैंने फोन किया उसको, मैं कहा भाई आपकी ऑफर तो ये कहती है अनलिमिटेड पैकेज है, तो मेरे पैसे कटने शुरू हो गया। कहता है सर जी अनलिमिटेड की भी लिमिट होती है। अनलिमिटेड की भी लिमिट होती है। आगे चलते हैं, एम्प्लॉयमेंट, ये है फर्म, ये कौन है, फर्म, ये कौन है, क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब क्या होता है, जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं, फर्म में हमारा एक मैनेजर था, फर्म में मसला ये होता है सैलरी जरा काम कम करना पड़ता है, लेकिन सैलरी भी थोड़ी कम होती है। इंडस्ट्री में, कंपनी में, कॉर्पोरेट सैलरी ज्यादा होती है, ये प्रैक्टिकल फिनोमेना बता रहा हूँ। मैनेजर ने कहा यहाँ पे मुझे 1.5 लाख मिल रहा है, क्लाइंट में मुझे 2.5 लाख की ऑफर आ रही है, मैं क्यों ना इसको छोड़ के क्लाइंट पे चला जाऊं। स्पेशल ध्यान से देखिएगा, क्यों ना मैं फर्म को छोड़ के क्लाइंट पे चला जाऊं, क्लाइंट पे चला जाऊं। ये है आउटगोइंग, ऑप्शन ए, आउटगोइंग, फर्म से निकल के क्लाइंट पे जा रहा है। क्लाइंट पे गया, पैसे तो ज्यादा थे, काम बहुत ही ज्यादा था, सुबह 9 बजे आके रात को 9-10 बजे जाता था। इधर फर्म में सुबह 11 बजे आता था, 3:30 बजे निकल जाता, और दरमियान में 1.5 ये फोन सी फर्म नहीं है, ये मैनेजर है। हर जगह फर्म होगी, जूनियर होंगे तो आपको लेट से नहीं करना, मैनेजर बन जाएंगे ना फिर तकरीबन इसी तरह। और उन्होंने कहा नहीं, और काम भी खुद नहीं करना, सिर्फ रिव्यू करना पड़ता था, करती तो जूनियर की टीम थी। उसने कहा नहीं, इधर उसने कोई 2-3 साल गुजारे, उसने कहा नहीं पैसे तो ज्यादा लेकिन काम बहुत ही ज्यादा है, वापस चलते हैं। ये क्या है, इनकमिंग, बी सिचुएशन, याद रखिएगा, ये आउटगोइंग है, ये इनकमिंग है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक टीम मेंबर, अपने आपको पता है आर्टिकल्स कितने साल के होते हैं, आखिरी 6 महीनों में हर सीनियर की जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है वाला, जॉब क्या करनी है, किधर करनी है। फर्म तो रखने नहीं वाली, जॉब किधर करनी है। आपकी हरकतें ऐसी थी, फर्म को पता है आपका, तो फर्म तो जॉब तो ढूंढ। नॉर्मली फिर जिस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे होते हैं ना, क्लाइंट आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, उस कंपनी का CFO से, उसे अगर लगे ना कि आप ऊपर से टिको ऑडिट करते हैं तो वो आपको कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। लेकिन अगर उसे लगे कि आप उसका सिस्टम अच्छे तरीके से समझ गए हैं, अच्छी डिस्कशन कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आपको हम ऑब्टेन करते हैं, सारा बिजनेस समझ गए हैं, तो वो कहता है यार मार्केट से नया बंदा फ्रेश उठाना है, वो पता नहीं कैसा निकलता है, ये काम के बंदे, इन्हीं को जॉब ऑफर कर देते हैं। ये भी नॉर्मल होता है। इसलिए याद रखें, पहले 3 साल आपने, 2.5 साल चाहे कोई काम ना करें, आखिरी साल 6 महीने में अच्छा काम करना है। और किसके लिए अच्छा काम करना है, अपने लिए, ताकि अपॉर्चुनिटीज हमारी अच्छी मिल सके। CFO ने हमारे सीनियर को ऑफर दी कि आप हमें ज्वाइन कर ले,
कर लें। ये जाना चाह रहा है, डॉटेड में क्यों लगाया, सीधी लाइन क्यों नहीं लगाई? ज्ञान इंटेंशन है, ज्ञान नहीं है। मिस कॉल, मिस कॉल, शाबाश, मिस कॉल। और क्लाइंट ने कहा फर्म को, ये अगली सिचुएशन है, सर हमारा मैनेजर अकाउंट बीमार पड़ गया, अब 2 महीने की छुट्टियों पे है और हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए कोई सूटेबल पर्सन हमारे पास नहीं है। अच्छा यहां से गौर से सुनिएगा, यहां से 2 रास्ते निकलते हैं। एग्जाम में आपने पहचानना है रास्ता कौन सा है, सही रास्ता पकड़ेंगे मार्क्स मिलेंगे, वरना फेल हो जाएंगे। उसने कहा सर मैनेजर अकाउंट बीमार पड़ गया है, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए रेलिवेंट स्किल्स नहीं है। पहली ऑप्शन, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप प्रिपेयर कर दें, ये नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट है, शाबाश। दूसरी ऑप्शन, सर हमें अपने कोई अच्छे बंदे दे दें जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी आती हो, हम उसे अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। ये नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लाइंट ही बना रहा है। उसने सिर्फ हमारे कुछ लोगों को टेम्परेरी बेसिस पे, आर्जी तौर पे, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया है। ठीक है, यूज किया है। ये दोनों सिचुएशन समझ आ रही है? पहली वाली में क्या ऑप्शन दी थी उसने, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप खुद प्रिपेयर करते हैं, वो नॉन इंश्योरेंस सर्विस में, वो दूसरा केस है। अब इस वाले केस में क्या कह रहा है कि वो कह रहे हैं हम खुद बना लेंगे, आप सिर्फ अपने 2 अच्छे बंदे जो है कंपिटेंट हमारे वाले कर दें, हम उनसे काम ले लेंगे। ये है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेम्परेरी बेसिस पे क्लाइंट पे सर्विसेज प्रोवाइड करना, इसे कहते हैं टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये चौथी सिचुएशन है। और ये कौन सी हुई? SMS वाली, शाबाश, SMS वाली। ये इधर और फिर उसके साथ ही इधर भी, क्यों पहले उधर गया, थोड़ी देर के बाद फिर इधर आ गया, वापस आ गया। ये चारों सिचुएशंस समझ आ गई आपको। एक 5वीं सेशन में हमारे सिलेबस में नहीं थी, मेरा दिल किया डाल, मैंने कहा डाल कि एक बंदा एट द सेम टाइम पार्टनर भी है और एट द सेम टाइम डायरेक्टर भी है, कंटिन्यूइंग बेसिस पे चल रहा है। कोड कहता है ये नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, अगर होगा तो फिर आप ऑडिट कर ही नहीं सकते। आप एट द सेम टाइम एक वक्त में चोर और पुलिस दोनों रोल पे तो नहीं ना खेल सकते हैं। वो एक वक्त में डायरेक्टर सुबह वही काम करता है और रात को वही चेक करता है, ऐसे थोड़ी होगा। बहुत ही ज्यादा सेल्फ रिव्यू थ्रेट, बहुत ही ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, और बहुत ही ज्यादा, उसको मैं डिस्कस नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बता दिया। उसे कहते हैं साइमल्टेनियसली वर्किंग, वो लगा। ये सिचुएशन समझ आ गई है? कोई माई का लाल क्लास में जो इस सिचुएशन को सॉल्व करवाए, तो सॉल्व करवाए? है किसी में हिम्मत? हाथ, शाबाश भाई ने हिम्मत की। ABCD, पहली सिचुएशन, ए से शुरू करते हैं। फर्म को छोड़ के क्लाइंट पे गया ऑडिट करने के लिए, फर्म को छोड़ के क्लाइंट पे गया काम करने के लिए, फिर हमने टीम भेजी ऑडिट करने के लिए। कौन सा थ्रेट अराइज? एक में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फेमिलियरिटी, अच्छा पहले सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, क्योंकि हो सकता है जहां से काम छोड़ा उसमें कोई पेंशन वगैरह, सैलरी वगैरह पेंडिंग हो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होगा। फेमिलियरिटी थ्रेट होगा, क्योंकि जो आएंगे वो जाहिर है वाकिफ का। अच्छा जो लोग आएंगे ना ऑडिट करने के लिए, वो 2 तरह के होंगे, एक जो इसके बैचमेट थे और एक जो जूनियर। बैचमेट के साथ फेमिलियरिटी थ्रेट और जूनियर के साथ इंटिमिडेशन थ्रेट, उन्हें प्रेशर में रख सकता है। तो ये समझ आ गया? सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? पोजीशन हियर, पोजीशन देयर, रिलेशनशिप किसके साथ, एक मिनट, रिलेशनशिप किसके साथ, वो नहीं उठी, क्या उसके पर्सनल रिलेशनशिप थोड़े, हाँ कितने टाइम, बिल्कुल कितने टाइम, ठीक है। ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला नहीं, मटेरियलिटी वाला भी नहीं, ठीक है। 2-3 फैक्टर्स भी बता दिए, वैल्यूएशन के लिए बहुत है। सेफगार्ड्स बताइए। ऑडिट कर रहे होंगे तो इस चीज को यकीनी बनाएंगे कि वो जहां पर जिस चीज को ऑडिट कर रहे हैं उसमें वो वाला बंदा नहीं यूरो जो वहां से है। जब वो ऑडिट करेंगे तो वो इस बात को यकीनी बनाएंगे। पहली चीज तो ये है कि छोटे मोटे लोगों को नहीं बल्कि सीनियर, क्योंकि ये ना प्रोबेबली सबसे खतरनाक सिचुएशन है कोड ऑफ एथिक्स की। इसमें घर का बेदी लंका डाता है, इसको सारा पता है दाव पेच का। ये जो बंदा उधर गया है ना, सारे दाव पेच आते हैं कि ऑडिटर कैसे काम करते हैं, तरीका वारदात क्या है हमारा। उधर जाके जो हमारी सैम्पलिंग टेक्निक होती है, जो उनके मुताबिक चीजें सारी सीधी बदली करके कहेगा ये ले। इसीलिए इस ऑडिट में खास तौर पे हमने 2 काम करने हैं। पहला काम, अपने ऑडिट प्लान को मॉडिफाई कर देना, पिछले सालों वाले ने कोई नए तरीकाकार से ऑडिट करे। और दूसरा, जो टीम भेजनी है ना सीनियर्स की, जो इसके लिहाज से इन रिलेटिव टू दिस पर्सन मोर कॉम्पिटेंट हो,
ठीक है, और कोशिश करनी है कि इसकी अभी कोई इन्वॉल्वमेंट फर्म में ना रहे, कोई पैसा लेना देना इसका है तो वो रीपे कर दिया जाए, कहानी बिल्कुल ठीक है। हम सब्सटेंशियल डिस्कशन कर लेंगे, मे भी कोई एक आधा थ्रेट या प्रोसीजर वो घर जाके पढ़ दीजिएगा, उम्मीद है समझ आ जाएगा। ये सिचुएशन समझ आ गई। आउटगोइंग वाले, इनकमिंग वाली, इधर काम किया उसने, नहीं यार इधर काम पैसे ज्यादा लेके काम, वापिस चलते हैं फर्म में। पार्टनर ने कहा अच्छा किया तुम हमारे पास वापस आ गए, क्योंकि तुम क्लाइंट की इच्छी बिची जानते हो, हम तुम्हें ही ऑडिट टीम का हिस्सा बना के भेजते हैं ताकि अच्छे तरीके से। सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट रेट आता है, बिल्कुल, क्योंकि जहां से काम छोड़ा है वहां हो सकता है कोई पैसे सैलरी वगैरह पेंडिंग हो, पेंशन वगैरह, बिल्कुल ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट आएगा, बिल्कुल। और सेल्फ रिव्यू, सेल्फ रिव्यू इधर तो नहीं था ऊपर वाले में, हाँ क्योंकि उसमें हाँ ऑडिटर थोड़ी बन रहा था, इसमें तो ऑडिटर बन रहा है, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होगा, बिल्कुल। सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन देयर, पोजीशन देयर, टाइम कितना हो। अच्छा, टाइम के बारे में यहाँ पे वो ये कहते हैं कि टाइम यहाँ पे अहम ज्यादा इसलिए है क्योंकि अगर तो वो सेम ईयर में ही आया और उसी साल ऑडिटिंग का हिस्सा बना के, तो फिर तो थ्रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसी साल काम किया, तो सेम ईयर में तो इसको नहीं भेजना। हाँ, नेक्स्ट ईयर में इसको भेज सकते हैं, लेकिन थ्रेट तो नेक्स्ट ईयर में भी होंगे, थोड़ा कम हो गए लेकिन थ्रेट अभी भी, तो उसके लिए सेफगार्ड क्या होंगे, रिव्यूअर अपॉइंट कर लीजिए, ठीक है। और इसको वो वाले काम ना दें जिसमें ये यहाँ का, इसको कोड क्या नाम देता है, रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि उसे टीम का हिस्सा बनाओ। रिमूव का मतलब क्या होता है, रिमूव टीम का हिस्सा ना बनाओ। रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, टीम का हिस्सा बनाओ लेकिन उसे वो काम ना दो जिसमें थ्रेट है। दो केस क्लियर हो गए। तीसरा केस, सीएफओ ने ऑफर की, भाई आर्टिकल खत्म हो गए ना, अगले महीने आ जाना। अब खुद मुझे बताएं कौन सा थ्रेट, क्योंकि अब देखिए ये बंदा जो है ये अपने फ्यूचर बॉस के लिए काम करेगा, उसका भला सोचेगा, करंट बॉस का नहीं सोचेगा। और इसे पता है अभी ऑफर मिली है, अभी सैलरी डिसाइड होनी है, अभी पैकेजेस डिसाइड होने हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, फैमिलियरिटी थ्रेट तो राइज नहीं होगा, अभी गया नहीं है, अभी गया नहीं है, अभी जाएगा, उसका काम करता रहा है, क्लाइंट का नहीं, उसका काम चेक करता रहा है एज ऑडिटर, फैमिलियरिटी थ्रेट नहीं आएगा। एक क्वेश्चन में उसने कहा कि हमारी टीम का हिस्सा नहीं, कोई दूसरा अकाउंटेंट था, क्लाइंट को अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था लैदा से 4-5 साल से, वो अब हमारी टीम का हिस्सा आके बन गया, वो फैमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है कि क्लाइंट में काम कर रहा है क्लाइंट का, लेकिन ये तो ऑडिटर के तौर पे काम कर रहा था ना, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट फैमिलियरिटी थ्रेट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। पहला, सीएफओ ने इसको ऑफर की और ये कहे मैं सोच रहा हूं, थ्रेट राइज होगा। दूसरा, हाँ बिल्कुल राइज। दूसरा, सीएफओ ने इसको ऑफर की और इसने फर्म से कहा सर सीएफओ ने ऑफर किया, मेरा नहीं इरादा जाने का, बताइए इस सिचुएशन में थ्रेट राइज होगा? शाबाश, ये स्केप्टिसिज्म अभी भी है, क्योंकि पक्का नहीं हो सकता उसका इरादा बदल जाए कल को, और हो सकता है ऑफर 2 महीने पहले की मिली हो, वो पहले उसको वैल्यूएट करता रहा, क्लाइंट को फेवर देता रहा हो, और अब आके इस नतीजे पे पहुंचा है। तो अगर फर्म को वो बता भी देना तब भी थ्रेट राइज होगा कि उसने पास्ट में फेवर दे दिया, मे भी फ्यूचर में आइंदा उसका इरादा बदल जाए। थ्रेट दोनों सूरतों में राइज होगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन में उसने ना धोखा देने के लिए कहा कि सीनियर को ऑफर तो हुई लेकिन वो कह रहा है मेरा इरादा नहीं है, तो बहुत से स्टूडेंट ने लिखा इरादा नहीं है तो कोई इशू नहीं है, प्रोफेसर कहता है नहीं इशू अभी भी है। अच्छा, अब इसमें हाँ थ्रेट सेम सेल्फ इंटरेस्ट सेफगार्ड क्या? अच्छा, पहला सेफगार्ड, फर्म के अंदर ऐसे प्रोसीजर होने चाहिए कि रेलिवेंट मेंबर टीम को फर्म को नोटिफाई करे। फर्म को हाफ थोड़ी आएगी क्या ऑफर मिली है, इसकी जिम्मेदारी है फर्म को क्या करना चाहिए, उसको अलग कर देना चाहिए टीम से, हाँ, और उसके काम का रिव्यू कर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आखिरी केस एम्प्लॉयमेंट का, उधर गया थोड़ी देर के लिए, फिर वापस फर्म ने कहा चलो तुम्हें ही टीम का हिस्सा बना के भेज देते हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अच्छा, जरा देख के बताइए सेल्फ इंटरेस्ट कैसे होगा? एक मिनट, कैसे सैलरी वगैरह वो तो जाके नौकरी करता रहा है, इसके पैसे फर्म, इसकी बिल, ये सर्विस, ये क्लाइंट ने उस बंदे से नहीं कहा था मेरे पास आके काम करो, फर्म से कहा था, इसको सेकेंडमेंट कहते हैं। तो सेकेंडमेंट पे फर्म ने उसको बेचा है, ठीक है, तो उसकी बिलिंग फर्म को होगी, इसको नहीं होगी। फैमिलियरिटी थ्रेट देखिए राइज होता है कि नहीं, जरा देखिए लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अगर तो लिखा हुआ है तो फिर तो उसी को, नहीं लिखा हुआ तो फिर हम अपनी जजमेंट की बेस पे कहेंगे कि फैमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है।
पहले लिखा होता है ना, अब ये एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है क्यों, मैं उधर रहा है वाकफकार यारी दोस्ती हो ही जाती है ना। सेल्फ रिव्यू क्यों होगा, उधर जाके क्या वो खाना पकाता रहा होगा, क्या करता रहा ये बंदा, इधर जाके शॉर्ट काम कौन सा काम करता रहा होगा, सफाई करता होगा, क्या करता रहा होगा, एक ही काम हमें आता है, हम एक ही अकाउंटिंग के एक्सपर्ट होते हैं, ऑडिट के एक्सपर्ट होते हैं, बस वो जाके यही काम करता, टैक्स के भी होते हैं, तो इसी से रिलेटेड काम करता रहा होगा ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आपने एग्जांपल को गौर से नहीं सुना, मैंने क्या कहा था, इसको किस लिए बुला रहा है, किस लिए बुला, हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प लेने के लिए। तो जब बाद में इसको टीम का हिस्सा बना के ऑडिट करने के लिए भेजा जाएगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होगा कि नहीं होगा। ये नहीं कह रहा था, ये आप कह रहे थे, ये नहीं कह रहा था। तो सेफ गार्ड क्या होंगे, सबसे पहले इसको टीम का हिस्सा नहीं बनाना, अगर बनाना है तो रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इसके काम का रिव्यू कर। एग्जाम में ना एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस आपने मैच करनी है, ये ना हो ए ऑप्शन है इनकमिंग आप आउटगोइंग लिख दे, ऐसे नहीं करना। सिचुएशन को ध्यान से पहचान लेना है, ए वाली है, बी वाली है, सी वाली है कि डी वाली, ये ज्यादा अहम है। बाद में कोई एक आधा थ्रेट आगे पीछे हो गया, सेफगार्ड आगे पीछे हो गया, ये भी मसला है, लेकिन ये है रिस्क एट असर्शन लेवल, इसमें आपको बाकी की चीजें ठीक है उसके मार्क्स मिलेंगे। सिचुएशन गलत पहचानी, रिस्क एट फाइनेंस, इसमें जो भी लिखेंगे चाहे उस सिचुएशन के लिए गलत सिचुएशन के लिहाज से चाहे सारा कुछ सही लिख दे, नंबर 0। तो स्टूडेंट याद रखे, इस वजह से फेल, यहाँ कैफ 8 का स्टूडेंट जो है ना, इस वजह से फेल नहीं होता कि तैयारी नहीं करता, ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ, इस वजह से भी फेल नहीं होता कि उसे पता नहीं होता, पता इस वजह से फेल होता है उसने पूछा कुछ और होता है, लिख कुछ और आता है, और टोटली फर्क। अगर जो पूछा है वही लिखा हो ना तो कम भी लिख दे, ऐसे स्टूडेंट पास हो जाते हैं, थोड़ा सा गलत भी लिख दिया पास हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट केस लिख दिया, डिफरेंट सिचुएशन लिख दी, वो गलत। वो इसीलिए आपने एग्जाम में रिक्वायरमेंट पढ़ते हुए जल्दी नहीं करनी, लिखते हुए जल्दी करें, लिखते हुए जल्दी कर लें। क्वेश्चन पेपर पढ़ते हुए कभी जल्दी नहीं करनी, क्वेश्चन पेपर पढ़ते हुए कभी जल्दी नहीं कर, लिखते हुए जल्दी कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ते हुए जल्दी नहीं करने। वो आपने भी सुना होगा, वुजू करते हुए जल्दी करनी है, नमाज पढ़ते हुए जल्दी, तो क्वेश्चन पेपर पढ़ते हुए जल्दी नहीं करनी, सॉल्व करते हुए कर सकते हैं। ये क्या है, अगला टॉपिक नहीं है, यही टॉपिक उलट हो गया, नहीं मैं अभी सही कर लेता हूं, सॉल्व करते हुए जल्दी करनी है, क्वेश्चन पेपर पढ़ते हुए जल्दी नहीं करनी। अब ठीक हो गया, ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये लिखा है आपने, लिख भाई, लिख भाई, ये सारी तैयारियां एक तरफ, ये जो बताया ये एक तरफ, और इस तरह के जो टिप्स बताता है ये एक तरफ, और आप इसको इग्नोर कर देते हैं, ये तो रट्टा लगाने नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन पेपर पढ़ते हुए जल्दी, सॉल्व करते हुए जल्दी कर सकते हैं। इसके बारे में बकिया सफा नंबर कितने पे है, सफा नंबर 10 पे मुलाहजा फरमाए, घर जाके फीस। अब आते, अब टाइम हो गया, ठीक है। कल आपने अगर कोई क्वेश्चन हो ना भाई, क्लास से आधा घंटा पहले मेरे पास आ जाना, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चन को फिल्टर कर लूंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपका स्कोप में है, कौन सा स्कोप में नहीं है। जो स्कोप में नहीं होगा वो आपको लहदा से बता दूंगा, जो स्कोप में होगा वो आपसे कहूंगा क्लास में पूछ लें, ठीक है भाई। हाँ, और इतना ना सोचा करें भाई, इतना ना सोचा। चलिए, याद किया हुआ है, याद नहीं किया हुआ, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल। नहीं, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी ये काम रहता है, इसकी क्लास करनी है। याद नहीं किया हुआ, याद किया, अच्छा ये बड़ा, वो आपको एग्जांपल दी थी ना, वो सुई वाली और गाय वाली है। हाँ, सुई के बारे में सवाल पूछ रहा है, और जो गाय वाला काम था वो किया ही नहीं है, याद किया ही नहीं, एक थ्रेड की इच्ची बिच्ची कर रहा है भाई। लेकिन जो वैसे याद, जो कहा हुआ याद करना है। कल भाई से मैंने 5 प्रिंसिपल्स और 5 थ्रेड्स ये सुनने हैं, ठीक है। नहीं, एग्जांपल चाहे ना सुनाए, रटा सुनना है। 5 डन, पक्का वादा, शाबाश। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।